आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर 38 के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी का ऑर्डर 38। ये जो सीपीसी का ऑर्डर 38 है, ये है क्या? इसको कहते हैं अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द डिक्री या जजमेंट। मतलब ये हुआ जजमेंट से पहले ही डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लिया जाए या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। अब ये कंसर्न्स होंगे कि सामान्यतः अटैचमेंट या डिक्री जो भी कंसर्न्स बनते हैं वो कब बनते हैं? कहा जाता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है या उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेनी है या अटैच करनी है, ये तब होना चाहिए जब डिक्री पास हो जाए या जजमेंट आ जाए। तो जब जजमेंट आ जाए उसके बाद ही उस व्यक्ति को अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंसर्न सामान्य स्थिति में होती है और ये बातें ऑर्डर 21 में कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंसर्न्स बनते हैं जिन कंसर्न्स में कोर्ट को या वादी को, दोनों में से किसी को यह लगता है कि जजमेंट होने के बाद जब फैसला आ जाएगा उसके बाद वो जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है, या तो वो स्वयं भाग जाएगा या उसकी जो प्रॉपर्टी आदि है उसको वो डिस्पोज कर देगा, बेच लेगा या किसी भी तरह उस प्रॉपर्टी को इस तरह इस्तेमाल कर लेगा कि बाद में जो फैसला अभी आया है वो फैसला लागू ना हो सके। जैसे मान लो कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुनाई, कुछ जुर्माना सुनाया, मान लो 50,000 का जुर्माना सुनाया। अब जुर्माना यदि वो व्यक्ति नहीं दे रहा है तो ऐसे कंसर्न्स उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज की जा सकती थी। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि पहले ही जजमेंट होने से पहले ही उसे इस बात का अंदेशा है कि जजमेंट हमारे खिलाफ जाएगा, ऐसे कंसर्न्स में पहले ही उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, पहले ही प्रॉपर्टी को बेच देगा। या फिर वो व्यक्ति मान लो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली की घटना है, वो व्यक्ति पता है कि घटना जो जजमेंट होंगे वो हमारे खिलाफ आएंगे और वो व्यक्ति दिल्ली की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर वो तमिलनाडु में जाकर रहना शुरू कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति इंडिया ही छोड़ के बाहर चला जाए। जैसे मान लो अभी आपने सुना होगा कि आंध्रा के एक बाबा थे, वो अभी कैलासा बना लिया उन्होंने, उन पे रेप वगैरह के बहुत सारे आरोप लगे। मुद्दा जब तक उनके पक्ष में फैसला आता इससे पहले ही वो देश छोड़ दिए और देश छोड़ने के बाद अपनी एक अलग दुनिया ही बसा लिए, कैलासा नाम का देश वगैरह आपने सुना होगा। खैर वो अलग कंसर्न्स है। तो मूल मुद्दा हमारा ये है कि ये जो ऑर्डर 38 है ऐसी ही विशिष्ट परिस्थिति में ताकि ऑर्डर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, ताकि वो जो जजमेंट है या डिक्री है प्रॉपरली लागू हो सके और प्लेंटिफ का उससे हित बर्बाद ना हो, प्लेंटिफ के जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके, इसीलिए ऑर्डर 38 स्पेशली प्रोवाइड किया गया। और इस ऑर्डर 38 में है कि कुछ विशेष परिस्थिति में यदि कोर्ट को लगता है तो प्लेंटिफ के रिक्वेस्ट पे या अदरवाइज भी जैसा भी, मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड हो, ये व्यक्ति जजमेंट से बचने के लिए भाग जाना चाहता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में या तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए या फिर उसकी उस प्रॉपर्टी को तब तक के लिए अटैच कर लिया जाए जब तक फैसला ना हो जाए। हाँ, अब फैसला होने के बाद दो कंसर्न्स होंगे। यदि उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है और फैसला उसके खिलाफ गया तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्पोज उसके साथ चला जाएगा। और यदि ऐसा हुआ कि अटैचमेंट प्रॉपर्टी तो कर ली गई लेकिन उसके जो फैसला है वो डिफेंडेंट के पक्ष में आया तो उसके अटैचमेंट को छोड़ दिया जाएगा दोबारा और उस व्यक्ति को वापस उसकी संपत्ति लौटा दी जाएगी। अब कंसर्न्स यहां ये होंगे कि क्या क्या इसके बेसिस हो सकते हैं, क्या क्या इसके ग्राउंड हो सकते हैं जिस आधार पे स्पेशल सा ये प्रोविजंस किया गया कि व्यक्ति को ऑर्डर होने से पहले ही, व्यक्ति को जजमेंट होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये ऑर्डर 38 है। ये कहां है, ये क्या कहता है? अरेस्ट एंड अटैचमेंट, अरेस्ट ऑफ पर्सन। ये सीधे लिख लो, नॉर्मली पता समझ जाएगा। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर, क्योंकि अरेस्ट जब भी कहेंगे तो अरेस्ट किसका होगा? व्यक्ति का ही होगा। और अटैचमेंट किसका होगा? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का ही होगा। बिफोर जजमेंट, ठीक। अरेस्ट किसका? पीपल या पर्सन, और पर्सन में भी किसका? जो वादी ने केस किया है तो वादी का तो हो नहीं सकता, तो पर्सन में भी किसका? डिफेंडेंट। और जो अटैचमेंट है वो किसकी होगी? तो प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी किसका होगा? ऑफ डिफेंडेंट ही होगा, क्योंकि वादी ने तो केस किया ही है। ये भी ध्यान रखो कि ऑर्डर 38 में जो अरेस्ट है वो किसके संबंध में है? डिफेंडेंट के संबंध में है। और अटैचमेंट किसके संबंध में है? प्रॉपर्टी के संबंध में। और अटैचमेंट भी किसका? तो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में। नॉर्मल यहां एक पॉइंट ध्यान रखो कि सिंपल प्रोसीजर में अरेस्ट एंड अटैचमेंट की जो प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसीजर में ये कौन गवर्न करता है? नॉर्मली या नॉर्मल कंसर्न्स में जनरली ये गवर्न्ड बाय ऑर्डर 21। ये सामान्यतः ऑर्डर 21 के तहत होता है। अर्थात जो अरेस्ट एंड अटैचमेंट की बातें हैं वो किसके तहत होती हैं? ऑर्डर 21 के तहत। और ऑर्डर 21 कब होता है? जब पासिंग ऑफ जजमेंट हो जाता है या डिक्लेरेशन ऑफ जजमेंट और डिक्री हो जाता है। अर्थात ऑर्डर 21 के केस में सामान्यतः होता है। और ये होता है कब है?
जजमेंट के बाद वाली स्टेज, जजमेंट के बाद वाली स्टेज, अर्थात पोस्ट जजमेंट वाले कंसर्न्स में जब अरेस्टिंग या अटैचमेंट हो तो वो कब होगा? ऑर्डर 21 के तहत। यही हमारा नॉर्मल रूल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट हो जाएंगे और ये होगा ऑर्डर 31। अब यहां हम लोग ऑर्डर 31 के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। ये जो ऑर्डर 31 है, सॉरी 38 है, इस ऑर्डर 38 में टोटल 13 रूल है, 1 से लेकर 13 रूल है। इस रूल में भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है। जो 1 से 4 तक का रूल है, इस रूल में कहा जाता है अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ पर्सन, और फिर वही अरेस्ट ऑफ पर्सन मतलब किसका हो जाएगा? तो डिफेंडेंट का ही हो जाएगा। एंड इसके साथ ही जो ऑर्डर, जो रूल इसके 5 to 13 है, वो है रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहां से ध्यान रखो, इस रूल के कंसर्न से पहले हम समझते हैं कि ऐसी आवश्यकता क्या हुई, कुछ बेसिक्स है कंसर्न्स। तो ऑर्डर 38 की जरूरत क्या हुई, अर्थात इसकी नीड क्या है? तो नीड ये है कि मान लो किसी कंसर्न्स में यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए या प्लेंटिफ को इस बात का संदेह हो कि वो जो व्यक्ति है डिफेंडेंट जिस पे वाद आया है, वो व्यक्ति या तो खुद को ही एब्सकॉन्ड कर ले या वो व्यक्ति खुद को अब इस देश से ही बाहर कर ले या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर ले, या फिर जिस आधार पर मुकदमा किया गया है और जिस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा से उसे सॉल्व करना है, अपनी उस प्रॉपर्टी को ही बेच ले या डिस्पोज कर ले या उस प्रॉपर्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके चले जाए। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाने का मतलब जहां कोर्ट की अधिकारिता समाप्त हो जाती है। ऐसे कंसर्न्स में क्या क्या कंसर्न्स बने? एक तो या तो वो व्यक्ति खुद ही अपने आप को एब्सकॉन्ड कर ले और वो व्यक्ति खुद ही न्यायपालिका है, न्यायपालिका की सीमा से बाहर लेके चला जाए, या अपनी प्रॉपर्टी को ही डिस्पोज कर ले, या खुद ही इस देश की सीमा से बाहर चला जाए। ऐसे परिस्थिति में जब जजमेंट आ भी जाएगा और मान लो वो जजमेंट प्लेंटिफ के पक्ष में आता है और प्रतिवादी के खिलाफ आता है, तो फिर भी उस जजमेंट को लागू कर, उस डिक्री को लागू करना ही पॉसिबल नहीं होगा। और जब डिक्री को लागू करना पॉसिबल नहीं होगा तो फिर उस डिक्री का क्या महत्व? न्यायालय के टाइम की भी बर्बादी होगी, पैसे की भी बर्बादी होगी, समय की भी बर्बादी होगी, साथ साथ उस व्यक्ति का जो, अर्थात जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के जो राइट्स एक्सेट्रा का हनन हुआ था उसको कौन पूरा करेगा? इन्हीं कंसर्न्स के संदर्भ में, इन्हीं के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो जो जजमेंट होने वाला है उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाने में सक्षम होने के लिए कोर्ट को यदि ऐसा लगे, कोर्ट को यदि ऐसा सेटिस्फैक्शन हो, तो कोर्ट उस व्यक्ति को जिस पे वाद लाया गया है अर्थात डिफेंडेंट को अरेस्ट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। क्लियर हुआ है मुद्दा? तो इसका मतलब यदि हम पूछ लें कि इसकी नीड क्या होगी, तो नीड क्या है? ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पॉसिबल हो सके। ऐसा इसलिए होगा ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पॉसिबल हो सके, अर्थात जजमेंट के बाद जो कंसर्न्स बने वो यदि पूरी तरह से लागू हो सके, यदि ये, ताकि जो प्लेंटिफ्स हैं, प्लेंटिफ्स के राइट का प्रॉपरली डिस्पोजिशन हो, प्लेंटिफ की जो इच्छाएं हैं, इंटरेस्ट है, उसका प्रिजर्वेशन हो। इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कंसर्न्स होंगे कि ऐसा कौन सा ग्राउंड होगा जिस ये ऑर्डर जारी कौन करेगा? तो ऑर्डर तो जारी कौन जारी करेगा? तो जारी तो ये न्यायालय ही करेगा, अर्थात जब जारी न्यायालय करेगा तो कंसर्न्स होंगे कि कौन सा ग्राउंड होगा। वो ग्राउंड, वो आधार, वो बेसिक्स जिसके आधार पे कोर्ट को ये सेटिस्फाइड हो, कोर्ट को जस्टिफिकेशन लगे, कोर्ट को ऐसा सेटिस्फाइड हो कोर्ट कि हां अब ऐसे कंसर्न्स बन रहे हैं कि जजमेंट के एग्जीक्यूशन में या डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो रूल पहला है वो उस आधार की चर्चा करता है, उस बेसिक से कंसर्न्स की चर्चा करता है जिन कंसर्न्स पे जज को ये सेटिस्फेक्शन होता है, जज सेटिस्फाइड होता है कि ये व्यक्ति अपने आप को एब्सकॉन्ड कर सकता है या जो डिक्री होंगे उस डिक्री को लागू करने में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसी बात को। इसको कहते हैं रूल 1। जो रूल 1 है, रूल 1 से लेकर 4 तक किसमें है? अरेस्ट ऑफ द पर्सन से संबंधित है। तो रूल 1 क्या करता है? कंसर्न्स की बात करता है, उस कंसर्न्स को जिससे जज को यह लगे कि जो फैसला है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा या उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूशन जहां हो सके। तो ऐसे 3 अर्थों में होंगे। पहला पॉइंट तो ये होगा कि वो व्यक्ति या तो खुद को एब्सकॉन्ड करने वाला हो
या करने की कोशिश कर लिया हो या एब्सकॉन्ड करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा कंसर्न अपने प्रॉपर्टी एटसेट्रा को डिस्पोज कर रहा है, जिसके बेसिस पे यदि डिक्री जो कुछ भी होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और थर्ड कंसर्न वो व्यक्ति खुद को ही इस देश की सीमा से बाहर ले जाना चाहता है और इस बात की पर्याप्त पॉसिबिलिटीज हैं कि वो देश छोड़ के ही चला जाए। जैसे आपने देखा ना, कई सारे लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद वो इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। तो 3 आधार बनता है जिसपे जज को ये सेटिस्फैक्शन हो, जब जज को लगे कि ऐसा हो तब अरेस्ट के आदेश दे सकते हैं। तो क्या क्या होंगे रूल? पहला कंसर्न्स की चर्चा करता है। पहला रूल क्या है? यदि कोर्ट को लगे कि वो व्यक्ति खुद को एब्सकॉन्ड कर रहा है, खुद को एब्सकॉन्ड कर रहा है या करने वाला हो। दूसरा कंसर्न यह है कि अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला हो, या तो पूरा प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी के भाग को। यहां ध्यान रखो कि प्रॉपर्टी के भाग का मतलब उस संपत्ति को ही बेच देना चाहता है या उस संपत्ति को ही हटा देना चाहता है जिसके आधार पर डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सके। वो प्रॉपर्टी उस संपत्ति को ही खत्म कर देगा तो फिर फाइनल क्या होगा? जजमेंट होगा तो उसका कोई नलिफिकेशन हो जाएगा, जजमेंट तो कोई काम का ही नहीं होगा। तीसरा, देश की सीमा से बाहर ले जा रहा हो, देश की सीमा से या लिमिटेशन से बाहर जाने की संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो। अब यदि ऐसे इस 3 कंसर्न्स हो, इस 3 कंसर्न्स पे यदि जज सेटिस्फाइड हो जाए, उसे लगे कि नहीं ये कंसर्न्स हैं, तो वो जज उसे सिक्योरिटी भरने को कह सकता है। सिक्योरिटी भरने को मतलब ये होगा, जज उस डिफेंडेंट को ये कह सकता है कि आप ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था करो जिससे ये कंफर्म हो जाए कि यदि डिक्री आपके खिलाफ आती है तो फिर उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और जो रूल 2 है, इसी को रूल 2 में कहा गया। रूल 2 कहता है कि यदि जज सेटिस्फाइड हो जाए, सिक्योरिटी कब होगा? यदि जज जो रूल 1 के कंसर्न्स है, रूल 1 के कंसर्न्स से सेटिस्फाइड हो। यदि रूल के 1 के कंसर्न से सेटिस्फाइड हो तो रूल 2 के तहत सिक्योरिटी भरने को कह सकता है, अर्थात बंध पत्र की बात कर सकता है। और जो बंध पत्र या फिर इसके लिए श्योरिटी की भी व्यवस्था की जा सकती है। श्योरिटी को कहते हैं जमानत। मतलब ऐसा समझो कि रूल 1 के जो जितने भी आधार थे, जो बेसिक्स पॉइंट्स थे, उन पॉइंट से जज सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उस डिफेंडेंट को, उस व्यक्ति को सिक्योरिटी एंड श्योरिटी फिलअप या भरने की बात कर सकता है, आदेश देगा। यदि वो ऐसा कर देता है तो सिक्योरिटी हो जाएगा रूल 2 और श्योरिटी आता है रूल 3 के तहत। कि क्यों कहा जाता है? ताकि जज सेटिस्फाइड हो कि इस सिक्योरिटी या इस श्योरिटी के द्वारा यदि वो व्यक्ति नहीं भी यहां रहता है, व्यक्ति कहीं जाता भी है, तब भी ऐसे कंसर्न्स में जो न्याय आने वाला होगा, जो निर्णय आने वाले होंगे, जो डिक्री आने वाली होगी, उस डिक्री को प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो पहला कंसर्न्स के बाद क्या होगा? जज उसे सिक्योरिटी या श्योरिटी मान सकेगा। ये कौन सा? रूल 2, रूल 3। और इफ फेल्ड, यदि वो जो डिफेंडेंट है ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा तो ऐसे कंसर्न्स में रूल 4 कहता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट आदेश देगी कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो रूल 4 में क्या होगा? इफ फेल्ड, तो रूल 4 डिफेंडेंट बी अरेस्टेड। मतलब एक लाइन में ही समझ में आ गया कि जो ग्राउंड्स हैं, उन 3 ग्राउंड्स पे यदि जज को लगता है कि यस ऐसा है तो उसे सिक्योरिटी और श्योरिटी मांगेगा। यदि वो व्यक्ति सिक्योरिटी का मतलब बंध पत्र होता है और श्योरिटी का मतलब प्रतिभूति होता है, यदि इन दोनों को देने में सक्षम रहा तो फिर मुद्दा ही नहीं। यदि इस दोनों को देने में फेल किया तो ऐसे कंसर्न्स में जज उस डिफेंडेंट को अरेस्ट की बात ऑर्डर दे सकता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इसी में 4 में कुछ नियम है। नियम यह है कि अरेस्ट कितने दिन के लिए, कब तक के लिए अरेस्ट। क्योंकि सामान्यतः तो यह कहा जाता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक इंडियन कानून की एक बेसिक सी फॉर्मेलिटीज है कि जब तक किसी व्यक्ति पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसे हम दोषी नहीं मानते, और जब तक दोषी नहीं मानते तो फिर हम उसे सजा नहीं दे सकते। यहां तो उसे सजा मिल रही है, तो कहा जाता है ये जो सजा है ये प्रिवेंटिव सजा है। प्रिवेंटिव का मतलब आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की चर्चा करवाएंगे कि प्रिवेंटिव का मतलब कोई घटना ना घट जाए, इसके लिए हम पहले से ही व्यवस्था करते हैं। इसको कहते हैं प्री मिटिगेशन।
नॉर्मली एक होता है पोस्ट मिटिगेशन, घटना घटने के बाद उसकी जो समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो एक होता है प्री मिटिगेशन। तो ये प्री मिटिगेशन कंसर्न्स हैं, अर्थात घटना ना घटे, अर्थात जजमेंट पूरी तरह से लागू होने हो पाए, इसी को एश्योर करने के लिए इसको अरेस्ट किया जाता है। तो अब ये अरेस्ट कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होगा कि इस जजमेंट को फैसला होने में बहुत साल लग गए और व्यक्ति इतने दिन तक अरेस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें नियम बनाया गया, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अरेस्टिंग है, इसको स्टार बना के नोट कर लेना, वो है 6 मंथ की। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने की है? 6 मंथ की। यदि मसला कुछ भी है और यदि कोई मसला ऐसा हो जो 50 रुपए से कम का है, मान लो कोई भी मसला है, कितना भी मसला है कि व्यक्ति को कितने दिन तक मैक्सिमम अरेस्ट किया जा सकता है, पहले डिग्री से पहले 6 मंथ के लिए। और यदि कोई मसला 50 रुपए से कम का है, इफ मैटर इज लेस देन 50 रुपीज, ऐसे कंसर्न्स में यदि 50 से कम है तो ये मैक्सिमम होगा 6 वीक। अर्थात यदि 50 रुपए से कम का मसला है तो 6 वीक मैक्सिमम उसकी सजा होगी, मैक्सिमम उसको अरेस्ट किया जा सकता है डिग्री से पहले इस ऑर्डर 38 के तहत। और यदि 50 रुपए से ज्यादा का मसला है तो 6 महीने तक मैक्सिमम उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ये दोनों रूल 4 में स्पेशलाइज्ड मेंशंस है। तो ये हो गया व्यक्ति का अरेस्ट। क्लियर? अब इसके बाद कई बार कंसर्न ये बनता है कि व्यक्ति खुद भी अरेस्ट होने को तैयार होता है, व्यक्ति को लगता है कि अरेस्ट कर ही लिया जाए तो क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है, जैसे करप्शन इंडिया में क्या है, कई लोग करप्शन कैसे भी करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें ये लगता है कि यार 10 20 50 100 करोड़ रुपए घूस में कमा लो, करप्शन करो, ब्राइब लो, लेकिन फिर भी जेल में ही जाना होगा तो क्या होगा, जेल को भी मैनेज कर लेंगे। अभी आप सुकेश चंद्रशेखर वाला इश्यू सुन रहे होंगे, वो कहता है कि वो जेल में सुविधा लग्जरियस लाइफ बिताने के लिए हजारों हजारों करोड़ रुपए घूस देता था, जिस पे अभी आम आदमी पार्टी सरकार है, बहुत सारी सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। खैर वो सही है या गलत है, दैट द डिफरेंट इश्यूज, लेकिन ये तो कंफर्म कंसर्न्स हैं कि बहुत सारे जेल में पैसे के दम पे कैदी तमाम सुविधाओं को भोग लेते हैं या पैसे के दम पे अपने तमाम कानूनों को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। तो कई बार कंसर्न ये बनता है, व्यक्ति को ये लगता है कि सजा कितनी होगी, 2 साल जेल में ही तो रहने होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी बना लो कि बाद में जब निकलेंगे तो सुख भोग कर सके। ऐसे ही कंसर्न्स में जब व्यक्ति को अरेस्ट से कोई डर ना लगे तो ऐसे कंसर्न्स में ये कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी। तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी कब अटैच कर ली जाएगी, तो इसके लिए आगे का प्रोविजंस है, जो आगे रूल है, रूल 5 to 13। तो अब अरेस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज की। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए रूल कौन सा होगा, रूल 5 to 13। अब ये जो रूल 5 to 13 होंगे उसमें कुछ पॉइंट्स स्पेशली अब देख लेंगे। जो रूल 5 कहता है वो फिर कंसर्न्स की चर्चा करता है कि मतलब किस कंसर्न्स में ऐसा हो सकता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होंगी। तो इस कंसर्न्स में भी 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जब आप वेयर एक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं। क्या क्या? एक पॉइंट तब है जब वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को या संपूर्ण प्रॉपर्टी को चाहता है कि हम डिस्पोज कर दें, ताकि इसी प्रॉपर्टी के आधार पर डिक्री या जजमेंट आने वाले हैं और इससे उसका एग्जीक्यूशन ना हो पाए। तो तब जब प्रॉपर्टी को, और दूसरा कंसर्न ये होगा जब वो खुद को अपने से देश से बाहर करने की बात कर रहा हो। तो इसमें यह होगा या तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के पार्ट को डिस्पोज करना चाह रहा हो, चाहता हो, और ये भी क्या मतलब इस कंसर्न्स में, इस रेफरेंस में, ताकि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो डिक्री आने वाला है उसका एग्जीक्यूशन ना हो, या फिर वो व्यक्ति अपने आप को कोर्ट के लिमिटेशन से बाहर करने जा रहा हो या फिर देश छोड़ के जा रहा हो। ऐसे परिस्थिति में फिर से वही बातें होंगी, जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, कोर्ट फिर उस व्यक्ति को फिर से उस प्रॉपर्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, और उस सिक्योरिटी के रूप में कोर्ट उसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, सिक्योरिटी के रूप में उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। यदि अब 2 कंसर्न्स होंगे, यदि उस व्यक्ति ने इतने पैसे या इतने मूल्य दे दिए, जितने मूल्य का डिस्कशन होना है, जितने मूल्य पे डिक्री आनी है, तो अब क्या होगा, यदि उस सिक्योरिटी दे दिया तब तो कोई मुद्दा नहीं, यदि सिक्योरिटी नहीं दिया तो उसे प्रॉपर्टी बतानी होगी, उस प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर लेगी। अब वो जो अटैच्ड प्रॉपर्टी होंगे उसके लिए आगे का सेक्शंस होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, 5th में क्या है कंसर्न्स, और ऐसे में यदि कोर्ट सेटिस्फाइड, इफ कोर्ट satisfied
सेटिस्फाइज फॉर द प्रॉपर रीजन, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे सिक्योरिटी मांग सकता है, सिक्योरिटी मांग सकता है। और जब सिक्योरिटी मांगेगा तो फिर क्या होगा, इसीलिए उसे किसी प्रॉपर्टी वगैरह देनी होगी या उतने मूल्य देने होंगे जितने मूल्य का डिग्री डिस्पोज होना है या जितने मूल्य का डिग्री डिसाइड होना है। अब इस आधार पे यदि कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया तो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, अटैच करेगी। अब जब ये अटैच करेगी प्रॉपर्टी को तो फिर उसके कंसर्न्स क्या क्या होंगे, उस अटैच्ड कंसर्न्स में क्या बनेंगे, तो अब यहां देख लेंगे। सिक्योरिटी मांगेगा तो रूल 6 कहता है कि यदि सिक्योरिटी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाएगा। उसके बाद जो रूल 7 है, ये 7 कहता है कि मोड ऑफ अटैचमेंट, मतलब किस तरह से प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के रूल रेगुलेशंस कैसे होंगे, मॉड कैसे होंगे। तो इसमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा उसको उसी मॉड से अटैच किया जाएगा जैसे एग्जीक्यूशन में किया जाना है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। अर्थात किसी प्रॉपर्टी को यदि अटैच करना है तो किस तरह से करना है, तो उसकी जो डिसाइडिंग होगी, मॉड होंगी, वो होंगे जैसे एग्जीक्यूशन, मतलब जब फैसला आ जाए या फैसला आने के बाद जिस तरह से एग्जीक्यूट होना है उसी फॉर्मेट में अभी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। इसमें क्या कहता है, मोड ऑफ अटैचमेंट। ये मोड ऑफ अटैचमेंट क्या होंगे, कैसे होंगे, तो जैसा डिक्री के एग्जीक्यूशन में होना है, जैसा डिक्री के एग्जीक्यूशन में होना है, जैसा डिक्री के एग्जीक्यूशन में होना है। अर्थात जब डिक्री पास हो जाए तब जिस तरह का होता ऐसे ही एग्जीक्यूशन अभी भी इसको अटैचमेंट में होंगे। उसके बाद आता है रूल 8 की बात करते हैं। जो रूल 8 है वो ये कहता है कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर द जजमेंट, मतलब ये होगा कि जो प्रॉपर्टी अटैच किया गया है उसके एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम, मान लो उस प्रॉपर्टी पे कोई विवाद है तो उस विवाद का कैसे निस्तारण होगा, तो कहा गया उस विवाद में जो पहले की तरह जो परंपरा थी, पहले की तरह जिस आधार पर उसका निवारण किया जाना है वो पहले की तरह ही होगा, उसके निवारण में इस मुद्दे से कोई असर नहीं होगा। अर्थात ये होगा कि 8 कह रहा है कि मान लो एक प्रॉपर्टी ए है, इस पे पहले से ही कुछ विवाद है और इस प्रॉपर्टी को यदि अटैच कर लिया जाए तो उस प्रॉपर्टी का निस्तारण कैसे होगा, तो जो निस्तारण है वो ऑलरेडी अपने प्री फॉर्मेट्स में ही होंगे जो पहले की तरह निस्तारण था। इसका मतलब ऐसे भी समझ लो। आगे हम लोग कुछ रूल और भी करेंगे, उसमें यही बात बताई गई है कि मान लो प्रॉपर्टी पहले से विवादित है और विवादित होने में अब भी जो व्यक्ति डिफेंडेंट है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, मान लो ऐसा समझ लो ए एंड बी, एक प्रॉपर्टी है सी। अब इस सी पे इस दोनों के बीच की भी विवाद है, अभी ये प्रॉपर्टी सी बी के कब्जे में है और आपके मतलब एक व्यक्ति है डी और बी, डी और बी के बीच में भी विवाद है, इधर ए और बी के भी विवाद है और डी और बी के भी विवाद है। ऐसे कंसर्न्स में ये जो प्रॉपर्टी सी है जो अभी बी के कब्जे में है, इसको मान लो कोर्ट ने अटैच कर लिया, तो अभी तो ये अटैच हो जाएगा लेकिन इस अटैच की जो कंसर्न्स होंगे, जो इसकी मॉडल होंगे, इसके जो लायबिलिटीज होंगे वो ऐसे डिसाइड किए जाएंगे जैसे यदि मान लो ए और बी का फैसला होने वाला है और यदि ये फैसला बी के पक्ष में आ गया तब तो ऑलरेडी अटैच रहेगा, यदि ये फैसला ए के पक्ष में आ जाएगा तो ये सी वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट पे कोई असर नहीं होगा, ये स्वतः ही बी ए के पास चला जाएगा। आप पूछोगे फिर ये जो अटैच हुआ उसका क्या होगा, तो फिर जो ये व्यक्ति बी है इससे किसी नई प्रॉपर्टी या नई सिक्योरिटी की मांग की जाएगी, नई तरीके से डील किए जाएंगे। अर्थात मतलब ये होगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया है तो उसके मालिकाना हक एक्सेप्टाज के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वो पूर्ववत ही सॉल्व होंगे, उससे अटैचमेंट का उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। फिर ये कहता है जो रूल 9 है वो कहता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है वो रिमूव कैसे होंगे, तो अब दो कंसर्न्स होंगे। यदि व्यक्ति से हमने क्या कहा, यदि व्यक्ति को पहले ही सिक्योरिटी की मांग की जाएगी, यदि व्यक्ति सिक्योरिटी दे दे
ऐसे कंसर्न्स में भी जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाएगा, अटैच को समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर यदि वो बाद ही समाप्त हो जाए, दो कंसर्न्स में जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे कैसे? मतलब जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी को किया गया है वो किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो पहला कंसर्न्स ये होंगे, यदि वो सिक्योरिटी पूरा कर दे, सिक्योरिटी फिल कर दे, जो डिफेंडेंट है जितनी सिक्योरिटी मांगी गई थी वो पूरा कर दे उसे। या फिर जो दूसरा कंसर्न्स है कि बाद ही प्लांट ही डिस्पोज हो चुका हो, प्लांट ही डिस्पोज हो चुका हो। अब डिस्पोज हो चुका होने का मतलब यदि उसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर हो चुका होगा या फिर वो खारिज हो चुका हो। यदि बाद खारिज हो गया हो तब भी अटैचमेंट वापस कर दिया जाएगा, यदि उसने सिक्योरिटी भर दिया तब भी खारिज कर दिया जाएगा, या भी कोई ऐसा भी फैसला आया और उस फैसला को लागू करने में इस प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है और वो फैसला लागू हो गया, ऐसे कंसर्न्स में भी रिमूवल ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा, जो अटैचमेंट था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ये कहता है कौन? रूल 9। अर्थात किस किस आधार पे जो अटैच कर लिया गया है उस अटैच को समाप्त किया जा सकता है। पहला, बाद ही डिस्पोज हो जाए, या फिर जो सिक्योरिटी मांगी गई है वो सिक्योरिटी को पूरा कर दे। अब बाद डिस्पोज में कैसे होंगे? या तो बाद खारिज हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है जो प्लांट होंगे वो खारिज हो चुका होगा, सेट ऑफ कर दिया। या फिर ऐसा कंसर्न बन सकता है कि जो बाद के जो डिक्री आए हैं, डिक्री को एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसेस है उसमें इस प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, तो फाइनली इस अटैचमेंट को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है जो रूल 10 है। रूल 10 ये कहता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब यह होगा कि स्ट्रेंजर्स के राइट कोई अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी ए है और इस पे व्यक्ति बी और सी है, ये दो व्यक्ति हैं और ये प्रॉपर्टी ए है, इस दोनों के बीच में विवाद है, मुद्दा कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, प्रॉपर्टी ए को अटैच कर दिया गया। अब यदि प्रॉपर्टी ए को अटैच कर दिया गया तो मुद्दा बी और सी से संबंधित है, इसलिए इन दोनों के राइट पे तो लिमिटेशंस होंगे, लेकिन इस ए पे जो किसी स्ट्रेंजर्स का राइट है उस राइट पे कोई असर नहीं होगा। अब स्ट्रेंजर्स का राइट का क्या मतलब? जैसे मान लो ये एक दुकान था, मान लो एक शॉप है ये, अब इस दुकान में दो चार लोग हैं जो किराएदार हैं। अब किराएदार है, मकान दुकान का मालिक कौन है? उस प्रॉपर्टी का मालिक है बी और सी के बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। दुकान को अटैच कर दिया गया, तो कहा गया अटैच कर दिया गया, यहां तक तो कोर्ट का मुद्दा है, लेकिन जो ये दुकानदार थे, जो इसमें रेंटर्स थे, उसके राइट का हनन नहीं किया जाएगा। रही बात ये किराया देने की, जिस दिन डिसाइड हो जाएगा कि इसका मालिक बी है या सी है तो वो उस व्यक्ति को किराया दे देगा, लेकिन जब तक ये डिस्पोज नहीं हुआ है तब तक इसके राइट्स में कोई हनन नहीं होगा। अर्थात इससे पहले जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक अटैचमेंट तो चलेगी प्रॉपर्टी का। अब अटैचमेंट चूंकि कोर्ट के साथ है तो ये जो भाड़ा वगैरह देगा, जो ये रेंट देगा, वो सारा रेंट भी अटैचमेंट के पास ही चला जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अर्थात ये होगा कि फैसला जिसका होगा उसको ये दे देगा, लेकिन इसके राइट्स का हनन नहीं किया जाएगा। तो दो कंसर्न्स हुआ, एक कि पहला जो स्ट्रेंजर्स के राइट्स हैं वो प्रभावित नहीं होगा, अटैचमेंट के बाद भी वो बना रहेगा। मान लो इस प्रॉपर्टी पे, मान लो हमने रेंट पे लिया है, इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर विवाद है, तो विवाद जब फैसला होगा तब का कंसर्न होगा, लेकिन यदि हम एक किराएदार हैं, हमारी डायरेक्ट भूमिका नहीं है इसमें, तो हमें नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, जिसके पक्ष में फैसला आए बाद में उसके मर्जी है कि वो हमें रहने देना चाहे या नहीं रहने देना चाहे, वो एक अलग तरीके से रिमूवल की कंसर्न्स होंगी, लेकिन अभी तब तक जब तक वो अटैचमेंट के केस में है तो किराएदार का तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो किराएदार उसके कंसर्न्स में बने रहेंगे। ये बात कहता है रूल 10। इसी में एक बात और भी होंगे स्ट्रेंजर्स के राइट में ही। मान लो अभी हमने जैसे पहले डिस्कशन किया, ये जो प्रॉपर्टी ए है ये पहले से ही विवादित रहा है, और यदि विवादित रहा है बी और सी के बीच का, और ये बी के अधिकार में है, और इस प्रॉपर्टी पे किसी तीसरे व्यक्ति का, मान लो एक व्यक्ति ई है, ई का राइट हो गया। जैसे कल्पना करो, अभी प्रॉपर्टी ए की ही हम बात करें, फिर से एक बार दोबारा समझो इस बात को। रूल 10 में ही ये बात कही गई कि एक प्रॉपर्टी ए है, इस पे दो लोगों का अलग अलग, ये बी के अधिकार में है, या ए के बजाय इसको प्रॉपर्टी पी मान लो, प्रॉपर्टी पी है ये बी के ए के अधिकार में है, ए के अधिकार में है, और इस प्रॉपर्टी को लेकर दो लोगों के बीच में विवाद है अलग अलग अर्थों में। एक तो ये अभी ए के कंट्रोल में है और ए की लड़ाई सी से चल रही है, और ए और सी के बीच की लड़ाई में जो पी की प्रॉपर्टी है वो अटैच्ड हो गया, जो प्रॉपर्टी पी है वो अटैच्ड हो गया कोर्ट में, और इधर इस पी के मालिकाना हक को लेके
एक व्यक्ति डी है जिस डी के साथ ए और डी की विवाद चल रही थी पी के मालिकाना हक को लेकर। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट का फैसला यह हुआ कि यह जो प्रॉपर्टी पी है वो ए के बजाय ए का नहीं होगा, वो डी का हो जाएगा। तो जब ये डी का हो जाएगा तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, अब यदि ये भले ही अटैच्ड हो तो इस डी यदि इसको चाहे कि इस प्रॉपर्टी को हम बेच लें तो तब भी डी के पूरे राइट होंगे। डी इस प्रॉपर्टी को चाहे तो बेच सकता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। अर्थात यदि किसी बाद में किसी प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे पार्टी का राइट हो जाए तो भले ही वो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, उसके राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता है, उसके राइट को नहीं हटाया जा सकता है। क्लियर हुआ यह मुद्दा? स्टैंडर्ड्स में दो लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये विवाद जिसमें अटैच हुआ है प्रॉपर्टी पी वो किस किस के बीच में था, इस ए और सी के बीच में है। इस डी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो जो वादी है ही नहीं, जो बाद में है नहीं, उसको आप कैसे रोक सकते हो? तो क्लियर हुआ ये मुद्दा? मतलब रूल 10 कहता है कि जो स्ट्रेंजर्स होंगे, स्ट्रेंजर्स का मतलब जो अपरिचित होगा बाद से, जिसको इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसके जो भी अधिकार थे लड़ाई से पहले तक वो सारे अधिकार मेंटेन होंगे। यहां तक कि यदि वो मुद्दा विवादास्पद था और किसी के दूसरे पक्ष के पक्ष में वो डिक्री आ गई तो वो व्यक्ति उस अटैच्ड प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है। क्लियर हो गया ये रूल 10? मतलब स्ट्रेंजर्स, अपरिचित के राइट, अपरिचित के राइट अर्थात स्ट्रेंजर्स के राइट, स्ट्रेंजर्स का राइट ये क्या होगा, ये प्रिजर्व्ड होगा, ये हमेशा ही प्रिजर्व रहेगा। अर्थात स्ट्रेंजर्स के राइट का कोई हनन नहीं होगा, भले ही प्रॉपर्टी अटैच्ड हो गया हो। इसके बाद आता है रूल 11। रूल 11 ये कहता है कि प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर द जजमेंट जो भी है उस प्रॉपर्टी को मान लो डिक्री होने के बाद उसी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करनी है, उसी प्रॉपर्टी में डिक्री एग्जीक्यूट करनी है, तो दोबारा उसे अटैच करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि जो प्रॉपर्टी पहले से अटैच्ड है, जो प्रॉपर्टी पहले से अटैच्ड है, पहले से का मतलब बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट अटैच्ड है, उसे आफ्टर डिक्री दोबारा अटैच करने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। उसे आफ्टर डिक्री दोबारा अटैच करने की जरूरत नहीं होगी, अटैच करने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात दोबारा उसके लिए एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को दोबारा अटैच किया जाए। यदि मान लो उसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात है, पहले से वो अटैच्ड है और मुद्दा भी प्लेंटिफ के पक्ष में आया, डिफेंडेंट के पक्ष में आएगा तो क्या होगा, उस अटैचमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। यदि मुद्दा प्लेंटिफ के पक्ष में आ गया तो वो जो अटैचमेंट है उसको उसके पक्ष में ही स्वतः ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अर्थात दोबारा से उसको अटैच करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बात पहले ही हो गया तो या तो रिमूवल होगा उसका, जब डिफेंडेंट के पक्ष में आया, या यदि प्लेंटिफ के पक्ष में आया तो उसी मुद्दे को डिस्पोज करके जो भी उसके वैल्यूज होंगे वो सारा मुद्दे को समाप्त किया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। ये कहता है रूल 11। रूल 11 में ही एक पॉइंट स्पेशल सा मेंशन है जिसको आप स्पेशली स्टार बना के नोट करोगे कि कहा जाता है कि मान लो कोई बात है, प्लांट के कई सारे स्टेजेस हो रहे हैं। अब मान लो प्लांट किसी डिफॉल्ट के चल, अभी प्रॉपर्टी अटैच हो गया और अटैच होने के बाद किसी कारण से प्लांट में कोई डिफॉल्ट था और जिस डिफॉल्ट के चलते प्लांट को खारिज कर दिया गया। अब जब प्लांट को खारिज कर दिया गया तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी उससे अटैच था वो भी फ्री हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद इसमें मान लो एक ऐसा संदर्भ आया कि जो प्लेंटिफ था उसने दोबारा कोर्ट में मुद्दे को लाया कि जो डिफॉल्ट था वो डिफॉल्ट नहीं है और इसीलिए जो डिक्री जो उस प्लांट को सेट असाइड करने की बातें थी उसको ही सेट असाइड कर दिया जाए और दोबारा उस प्लांट को सुना जाए। अर्थात वो जो डिफॉल्ट था वो गलत था, वो प्रूव नहीं हुआ और इस आधार पर मामले की दोबारा रीओपनिंग हो गई। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, क्या यदि अटैचमेंट भी दोबारा होगा या नहीं होगा, तो इसमें स्पष्ट इसमें मेंशंस कर दिया गया है कि यदि किसी कारण से बात को डिफॉल्ट करा दिया गया और अटैचमेंट रिमूव हो गया और किसी कारण से वो ऑर्डर दोबारा ही सेट असाइड हुआ और उस बात को दोबारा से सुनवाई शुरू हुई तो अटैचमेंट दोबारा
अपने आप नहीं होगा, उसे दोबारा यदि कोर्ट को लगे तो करना होगा, अपने आप प्रॉपर्टी अटैच नहीं होंगी। क्लियर हुआ ये मुद्दा? इसको ऐसे समझ लो कि यदि मान लो रूल 11 ये कहता है, पहले तो हमने ये कहा कि एक तो जो अटैचमेंट हुआ है उसे आप एग्जीक्यूशन के टाइम में भी दोबारा अटैच करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 11 का जो स्पेशल सा पॉइंट है उसमें यह कहा गया कि यदि किसी कारणवश यदि जो प्लान था ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट प्लान को समाप्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, एंड आफ्टर, और प्लान को जैसे ही रिजेक्ट होगा, इसको ऐसे फ्लो चार्ट में लिख लो, इफ प्लान रिजेक्ट, पहला क्या था कि यदि अटैच्ड है तो डिक्री के बाद अटैच्ड करने की जरूरत नहीं। रूल 11 पहला क्या कह रहा है कि इफ ऑलरेडी अटैच्ड बिफोर जजमेंट, तो क्या होगा, नो नीड ऑफ फर्दर या अगेन एप्लीकेशन ऑफ अटैचमेंट या रीअटैचमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। यदि पहले से है तो एग्जीक्यूशन के लिए अटैचमेंट की जरूरत नहीं होगी। एक 11 के ही एक दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट में यह कहा गया कि इफ प्लांट रिजेक्ट हो गया, इफ प्लांट रिजेक्टेड, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट, यदि डिफॉल्ट के बेसिस पे प्लांट रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा। अब किसी कंसर्न्स में एक सेकेंड सिनेरियो में इफ प्लांट अगेन रिवाइव्ड, यदि प्लांट दोबारा रिवाइव कर जाए, प्लांट रिवाइव्ड, यदि प्लांट रिवाइव कर जाए, ऐसे कंसर्न्स में भी जो अटैचमेंट होंगे वो अपने अटैचमेंट का रिवाइवल नहीं होगा। यदि अटैचमेंट करना होगा तो दोबारा से रीअटैच करना होगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट रिवाइव हुआ तो अटैचमेंट भी स्वतः रिवाइव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यही बात हमने कहा, इफ प्लांट रिवाइव, अटैचमेंट रिवाइव नहीं होगा, अटैचमेंट रिवाइव नहीं, मतलब अटैचमेंट रिवाइव नहीं होगा। यदि उसे करना है तो दोबारा से करना होगा, यदि करना है तो फ्रेश अटैचमेंट करना होगा, फ्रेश रीअटैचमेंट। क्लियर हो गया? ये स्पेशली ध्यान रखो कि बाद यदि रिवाइव करता है तो अटैचमेंट अपने आप रिवाइव नहीं होगा, उसे दोबारा ही रिअटैचमेंट करना होगा। इसके बाद जो हमारा अगला रूल्स है, इसके रूल 11 हो गया। इसके बाद आता है रूल 12 की बात करते हैं हम लोग। रूल 12 ये कहता है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, वो एग्रीकल्चरल्स अर्थात जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा गया कि किसान की जो कंसर्न्स है, किसान की जीवन दशा ही उसके एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आदि पे ही आधारित होता है। ऐसे कंसर्न्स में यदि उसके उन चीजों को अटैच कर दिया जाए तो फिर उसकी जीवन दशा ही मुश्किल हो जाएगी, सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रूल 12 कहता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसमें भी किससे, ये ध्यान रखो, किसी से नहीं, बिजनेसमैन से हो सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रेरियन या फार्मर्स, फ्रॉम फार्मर्स से अटैच नहीं हो सकता। अर्थात जो कृषि कार्य से संबंधित जो टर्म्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसे अटैच नहीं किया जा सकता है। किस केस में? फ्रॉम फार्मर्स या एग्रेरियन के केस से, एग्रीकल्चरल के केस से। ऐसा नहीं हो कि व्यापारी होगा और उसके पास अनाज है तो उसको जब्त की जा सकती है, उसको अटैच किया जा सकता है, लेकिन किसान से, ये ध्यान रखो स्पेशली, किसान से जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रोड्यूस है उसको अटैच नहीं किया जा सकता।
ये रूल 12 कहता है। और लास्ट का जो रूल 13 है वो ये कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के राइट्स हैं वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज को अलाउ नहीं किया गया है। अर्थात ये सामान्य कोर्ट तो कर सकता है, लेकिन याद करो जब हम लोग डेफिनेशंस की पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की भी बात की थी, तो कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है उसको प्रॉपर्टी को अटैच करने की राइट नहीं है। अर्थात रूल 13 कहता है कि जो अटैचमेंट की राइट है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये 1 से लेकर रूल 13 हो गए। अब यहां कुछ स्पेशल सा पॉइंट अब ध्यान रख लो। तमाम ऐसे केसेस हुए जिन केस जो नोट्स मिलेगा उसमें बहुत सारे केसेस की चर्चा हो गई। तो कहा गया कि तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे या तमाम ऐसे कोर्ट के केसेस थे जिसमें यह कहा गया कि जो अरेस्ट बिफोर द जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट ये दोनों ही एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर का मतलब यह हुआ ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंसर्न्स है। इसीलिए जब तक पूरी प्रिकॉशंस के साथ पूरी तरह क्षमता से निश्चित हुए बिना, मतलब जब तक आप पूरी तरह कंफर्म ना हो जाओ कि ऐसा है कि व्यक्ति में कुछ ऐसी कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं कि जो डिग्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो, ये जो डिफेंडेंट है वो भाग सकता है या डिग्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कर सकता है, तब तक आप उस व्यक्ति को ना तो अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अर्थात इसको एक्सट्रीम कॉशंस के साथ मेंटेन करना होगा। ये कोर्ट का जजमेंट है, ये जो पावर है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है। इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, एक्सट्रीम कॉशंस के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीम कॉशन के साथ होना चाहिए। और इसीलिए स्पेशली सेक्शन 95 की चर्चा की गई है, जो हमारे सीपीसी में सेक्शन 95 है स्पेशल। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से अरेस्ट या अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट की बात करता है और वो अनसफिशिएंट कॉज रहा और कोर्ट इसे सैटिस्फाइड हो जाए तो अपनी पेशनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत 50,000 तक का उस व्यक्ति को जुर्माना लगा सकता है। तो सेक्शन 95 क्या कहता है कि अप टू 50,000 रुपीज तक का जुर्माना। और कब, अप टू पेशनरी लिमिट, अप टू उसकी जो मौद्रिक लिमिट है उसके अंतर्गत प्लेंटिफ को 50,000 तक कोर्ट जुर्माना लगा सकती है यदि उसे संतुष्ट हो जाए कि जो अटैचमेंट और अरेस्ट बिफोर द जजमेंट की बात की गई है उसका ग्राउंड गलत था, वैक्सीशियस था, फ्रिवोलस था या फ्रॉडेंट था। यदि गलत तरीके से या इनसफिशिएंट कॉज के आधार पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट की मांग की जाती है और ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, तो ऐसे दोनों ही कंसर्न्स में उस व्यक्ति पर 50 अर्थात प्लेंटिफ पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये किसके अंतर है, अप टू पेशनरी लिमिट्स, अर्थात जिस कोर्ट की जितनी अधिकारता है। मान लो किसी कोर्ट की अधिकारता ही 2,000 रुपए की है तो 50,000 जुर्माना नहीं लगा सकता। उस पेशनरी लिमिट्स के अंतर्गत जितनी भी राइट्स होंगे उसके अंतर्गत मैक्सिमम 50,000 तक का उस व्यक्ति पे जुर्माना लगा सकता है। इसका उद्देश्य भी समझ में आ गया, इसका कंसर्न्स भी समझ में आ गया। बेसिक सा लगभग सारी चीजें हमारा ऑर्डर 38 कंप्लीट हो गया। इस ऑर्डर 38 में एक इसका पार्ट हमने कहा सेक्शन 95, ये कब है, जब फ्रिवोलियस ग्राउंड या ऐसे ग्राउंड जो वैक्सीशियस ग्राउंड था इस आधार पर यदि सजा कोई ऐसा करता है तो उसे 50,000 तक की सजा होगी। नॉर्मली जो अटैचमेंट और अरेस्ट है वो कब होता है, ऑर्डर 21 के तहत, आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या डिक्री। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे, कुछ और भी चर्चा करवाएंगे।